हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा एनएलएम पार्ट 3 न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है, लेकिन जो लेक्चर है वो 3 है। ठीक है ना। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले उन सेशन को देखें, ताकि आप एक सीक्वेंस में चीजों को समझते हुए चलेंगे। हर चीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आप समझते हुए चलेंगे तो जब हम अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पर उनका यूज होगा। तो पहला दूसरा सेशन देखना बहुत ज्यादा नेसेसरी, आप सभी को देखना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे, किन किन बात पर हम चर्चा करेंगे, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं कल के सेशन में या फिर पिछले सेशन में, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ। तो हमने न्यूटन लॉ पढ़े। न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट चेंज करनी, यानी रेस्ट से मोशन में आना है या फिर मोशन से रेस्ट में आना है, या फिर ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन बदलनी है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, उसको डायरेक्शन बदलनी है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से ही हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी, यानी अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तब चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, तभी उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। और न्यूटन सेकंड लॉ के एक स्पेशल फॉर्म हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन आप सभी को पता है। अच्छा, एक और है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन प्रिपेयर होता है और इक्वल होता है, एवरी एक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने कहा था कि हम यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हम जो यहां पर फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो वो हमारे पास था एक नॉर्मल फोर्स, किसके बारे में, नॉर्मल फोर्स, जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा हमारे पास क्या था, टेंशन फोर्स, जो रस्सी के अंदर आता है, वो भी अपन पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। ठीक है, तीसरा हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स। और मैंने कहा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हम अलग से एक चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को सेपरेटली हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ये 3 फोर्सेज हमको पढ़ने होते हैं, लेकिन हमने लास्ट सेशन में केवल 2 फोर्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, एक हमने पढ़ा था टेंशन फोर्स। जब मैंने कहा था कि जब भी हम फोर्स की बात करें तो 2 बातें दिमाग में होनी चाहिए सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फोर्स हमेशा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सरफेस का, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक टेंजेंट डालो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा और इस तरीके से लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाहेगा। तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन ये है। दूसरा, हम टेंशन फोर्स की बात कर रहे थे, तो टेंशन फोर्स किस लगता है, टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी के अलोंग लगेगा, रोप के अलोंग लगेगा, स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा और इस तरीके से लगेगा कि वो अपनी रोप को, रस्सी की जो लेंथ है उसको छोटा करना चाहेगा, अपनी लेंथ को वो छोटा करना चाहेगा, इस तरीके से लगेगा। और लास्ट सेशन में बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे। और इनके अलावा मैंने एक और चीज पढ़ाई थी आपको, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। ये हमारे लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। एफबीडी क्या होता है, जितने भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को एरो के माध्यम से शो कर दो ऑब्जेक्ट पर। जितने भी फोर्सेस लग रहे सभी को एरो के द्वारा शो कर दो ऑब्जेक्ट पर, तो वो जो डायग्राम बनेगा दैट इज द एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो भाई, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सूडो फोर्स, किसके बारे में बात करेंगे, हम सूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी रहने वाली है। लेकिन इस सेशन को सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने जहां एंड किया था उसी को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के एक्सेलेरेशन निकालेंगे, कभी नॉर्मल फोर्स निकाल रहे होंगे न्यूमेरिकल में, कभी हम टेंशन निकाल रहे होंगे न्यूमेरिकल में, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फिर हम सूडो फोर्स को बात करेंगे कि सूडो फोर्स क्या है, कब लगता है, क्यों लगता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली आज के इस सेशन में। आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला न्यूमेरिकल ये रहा, पहला न्यूमेरिकल ये रहा। मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, ये हमारे पास क्या है, सरफेसेस। तो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ये रहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा एक ऑब्जेक्ट। यहां पर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ये रहा। तो ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। तो आपको निकालना क्या क्या है, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ m1 एंड m2 ब्लॉक, m1 एंड m2 ब्लॉक, m1 और m2 ब्लॉक का आपको एक्सेलेरेशन निकालना है पहला। दूसरा इसमें क्या निकालना है, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, between m1 and m2 blocks, between m1 and m2 मास ब्लॉक, m1 और m2 मास ब्लॉक्स हैं, उनके बीच में आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, उनके बीच में आपको क्या निकालना है, उनके बीच में आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। ये m1 और m2 के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा तो वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा वो आपको निकालना है। ये दो चीजें आज के सेशन में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, फिर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, फिर सूडो फोर्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। बेसिकली जितने ज्यादा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे उतने ही ज्यादा हम चीजों को सीख पाएंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आप शुरुआत कर चुके हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल से ही अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में निकालना है, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों क्या है, कॉन्टैक्ट में है, और सरफेस हमारे कैसी है, फ्रिक्शन है। जितनी भी सरफेस लूंगा वो सभी फ्रिक्शन लेस होंगी अभी, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात ही नहीं कर रहे। तो जितनी भी हम सरफेस अभी लेने वाले हैं वो सारी की सारी फ्रिक्शन लेस रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे तो भाई जितने एक्सेलरेशन से आएंगे उतने से आएगा, दोनों एक साथ आएंगे तो सेम एक्सेलरेशन से आएंगे, भाई ये सेम से आएंगे। अब इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, धरती माता फोर्स लगाएगी m1g, इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, धरती माता फोर्स लगाएगी m2g, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसका एक नॉर्मल ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल इधर लगेगा n1, ठीक है। ये भी कांटेक्ट में है सरफेस, नॉर्मल इधर लगेगा n2, ठीक है। और क्या कोई कांटेक्ट में है, यस, एक और पॉइंट, ये आपस में कांटेक्ट में है तो m2 m1 पर, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे ये टेंजेंट डालेंगे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ये हमारे पास ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास लगने, या तो नॉर्मल इधर लगेगा इधर लगेगा, लेकिन किस तरीके से लगता है नॉर्मल, इस तरीके से लगता है कि ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाहता है तो m2 m1 पर किधर लगाएगा, भाई इधर लगाएगा, तभी ये m1 क्या होगा, कंप्रेस। तो इधर लगा एक नॉर्मल n, m1 m2 पर लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो नॉर्मल फोर्स हमारा लगता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ठीक है, नॉर्मल जो फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और इस तरीके से लगता है कि वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाहता है। तो ये हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल फोर्सेस लगे। दूसरी बात, नॉर्मल फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं। तो सरफेस ने इस इंक्लाइन प्लेन ने इस पर लगाया, m1 पर कितना लगाया, n1, उतना ही नॉर्मल फोर्स ये m1 इंक्लाइन प्लेन पर लगाएगा। लेकिन इंक्लाइन प्लेन क्या है, फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन हमें मोशन किसके बारे में एनालिसिस करना है, m1 और m2 ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एनालिसिस करना है, इनकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो इनका हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है भाई। फ्री बॉडी डायग्राम लो, ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है m1, ये हमारे पास क्या है m1, इधर क्या लगा m1g, क्लियर है भाई। इधर हमारे पास क्या लगा, नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर क्या है n1, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में बताया था कैसे बनेगा, लास्ट सेशन को जाके विजिट करेगा, नहीं समझ में आया तो m1 का एक कंपोनेंट लो, तो m1 का कंपोनेंट लेंगे तो m1g cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा m1 का, ठीक है, m1g sin थीटा। तो ये हमारे पास दो फोर्स के कंपोनेंट होंगे, m1g cos थीटा और m1g sin थीटा, ठीक है।
ठीक है भाई, ये नॉर्मल था और ये हमारे पास कंपोनेंट हो गया m1g साइन थीटा। क्लियर है। अब ये कितने एक्सेलेरेशन से, ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। इसी प्रकार हमारे पास ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट को देखो भाई, इसका मास क्या है m2, तो धरती माता कितना फोर्स लगाएगी m2g। ठीक है, इधर क्या लग रहा है हमारे पास, इधर इधर कौन सा फोर्स है। ठीक है, अभी एक बार देखना, ये है एक इधर लग रहा है हमारे पास, कितना लग रहा है भाई, अगर बात करें तो n2, और एक इधर लग रहा है, कितना लग रहा है n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक एंगल और लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है किधर जाएगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में, हम क्या ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में इस m2 का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये भी थीटा होगा। तो m2g के दो कंपोनेंट हमारे पास फिर से बन गए। एक कंपोनेंट ये बना m2g कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बना हमारे पास m2g साइन थीटा। क्लियर है। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। अब इक्वेशंस लिखते हैं। ये m1 ऑब्जेक्ट क्या हवा में उड़ सकता है, नहीं। क्या नीचे जा सकता है, नहीं। तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे लगेगा। तो n1 किसके बराबर आ गया, ये आ गया m1g कोस थीटा, m1g कोस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में दो फोर्सेज है, एक तो नॉर्मल और एक m1g साइन थीटा। तो कितना आया ये, n प्लस m1g साइन थीटा, किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू में a, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम कहानी इसके साथ देखो, ये ऑब्जेक्ट m2 क्या ऊपर जा सकता है, नहीं। क्या नीचे जा सकता है, नहीं। तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो हमारे पास n2 किसके बराबर आ गया, ये आ गया m2g कोस थीटा के बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा माइनस में n इजिकल टू m2 इंटू में a, इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया हमारे पास। इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया, n प्लस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, m इंटू में m1a इंटू में a। दूसरा हमारे पास क्या था, m2g साइन थीटा माइनस n इजिकल टू m2a। ठीक है, इनको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ये से ये कट गया, हमारे पास कॉमन क्या आ गया, g साइन थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, m1 प्लस m2 हमारे पास अंदर बचा। यहाँ क्या आ गया, a, और ये क्या आया, m1 प्लस m2। ठीक है, ये से ये कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g साइन थीटा। यानी दोनों के दोनों ब्लॉक हमारे साथ क्या आ रहे हैं, हमारे साथ दोनों के दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, यानी साथ साथ आ रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है वो हमें निकालना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो n1 प्लस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू में a, और a की जगह हम क्या लिख देंगे, g साइन थीटा। तो ये आ गया g साइन थीटा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में ये से ये कट गया, नॉर्मल फोर्स क्या आ गया, 0। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी ये एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि ये जो कंडीशन बनी है ये एक फ्री फॉल की जैसी कंडीशन बनी। ठीक है, कि हमारे पास एक ये इंक्लाइन प्लेन था जिसका एंगल क्या था, थीटा था हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था जिसका मास ये m1 और इसका मास m2, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, g साइन थीटा। दोनों के दोनों कितने एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, दैट इज द g साइन थीटा। और इनके बीच में नॉर्मल फोर्स क्या है, 0। ये फ्री फॉल की कंडीशन बनी। कैसे इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी अर्थ पर खड़ा हूं और मैंने बैग को टांग रखा है, मैंने बैग है, ठीक है, मैंने बैग ले रखा है कंधे पे, ठीक है ना, जो अपन कॉलेज में यूज करते हैं जनरली, जो वो बैग है वो मैंने ले रखा है। ठीक है, तो क्या मेरे को बैग का वेट फील होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसी बैग को लेके अगर मैं 10 मंजिला इमारत से, ठीक है ना, 10 मंजिला इमारत से अगर मैं कूद जाऊं तो क्या मेरे को उस बैग का वेट फील होगा, नहीं होगा। क्योंकि बैग भी कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, जी से आ रहा है, और मैं भी कितने से आ रहा हूं, जी से आ रहा हूं। तो हम दोनों एक साथ गिर रहे हैं। तो जब हम दोनों एक साथ गिर रहे हैं, यानी मैं 10 मंजिला इमारत से मैं खड़ा हूं और मैंने जंप कर दिया और मेरे पे क्या है, बैग है,
ठीक है, मेरे पे क्या है बैग, जब जैसे ही मैं कूदूंगा तो मेरे को इस बैग का वेट फील नहीं होगा, लेकिन जब मैं खड़ा था तो मेरे को प्रॉपर बैग में वेट फील हो रहा था, क्योंकि उसकी जो स्ट्रिप है मेरे शोल्डर पर थी और स्ट्रिप के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुआ, तो मेरे को प्रॉपर फील हो रहा है कि बैग मैंने टांग रखा है, लेकिन हैंग कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैं कूदता हूं तो मेरा जो बैग है वो भी कितने से आ रहा है, जी से, और मैं भी कितने से आ रहा हूं, जी से, हम दोनों सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, तो मेरे को मेरे बैग का वेट फील नहीं होता। दैट इज द फ्री फॉल। इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। एयर रेजिस्टेंस जीरो माना हुआ है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, दैट इज द फ्री फॉल। ये हमारे पास क्या हुआ, फ्री फॉल की कंडीशन बनी, वैसी ही यहां पर बन रही है। ये दोनों साथ साथ है, लेकिन इनके बीच में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, ये एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि सरफेस हमारी कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकली हो गया। अगला, लेकिन जब हम फ्रिक्शन ले लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, वो हम फ्रिक्शन फोर्स के बाद हम चीजों को सीखेंगे। अगला न्यूमेरिकल लो भाई। इस बार मैं दो क्या ले लेता हूं, दो ब्लॉक मैंने फिर से ले लिए। ये एंगल क्या है, थीटा। ये रहा एक ब्लॉक M1 और एक ब्लॉक ये रहा M2। इन दोनों को मैंने एक रस्सी से कनेक्ट कर रखा है। अब सवाल ये आता है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा। इनको जैसे छोड़ूंगा तो ये इंक्लाइन प्लेन पे जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है नहीं। mg का एक कंपोनेंट, mg का यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इन्हें नीचे लेके आएगा, तो इन दोनों के दोनों नीचे आएंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं आगे वाला A1 एक्सेलरेशन से आएगा, पीछे वाला A2 एक्सेलरेशन से आएगा। क्या ये दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से आएंगे, सेम से आएंगे? वो हम देख लेते हैं जरा। रस्सी के अंदर देखो भाई, है ना, रस्सी के अंदर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो यानी ये दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन। भाई यहां पर इसका जो ये एक्सेलरेशन है, रस्सी में एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। तो ये दोनों के दोनों किससे आएंगे, सेम एक्सेलरेशन से आएंगे। ठीक है, याद करो मैंने आपको कंस्टेंट मोशन में पढ़ाया, तो दोनों ऑब्जेक्ट किधर आएंगे, सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तो आपको निकालना क्या क्या है, फाइंड आउट टेंशन, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। रस्सी के अंदर जो टेंशन फोर्स होगा वो आपको बताना है। दूसरा, ठीक है, फाइंड आउट टेंशन इन द रोप ही लिख लो। ठीक है, बात एक ही। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। फाइंड आउट एक्सेलेरेशन M1 ब्लॉक का, फाइंड आउट एक्सेलरेशन M2 ब्लॉक का। इन दोनों ब्लॉक का आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें? बिल्कुल, हम एक्सेलरेशन को क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने ये रहा। तो सबसे पहले FBD बनाओ। तो जो फोर्स लग रहे हैं वो लगा दो। धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, नीचे लगाएगी M1G, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा ऊपर। धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, M2G, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा ऊपर। अब N1 N2 अलग अलग नॉर्मल लगेंगे। और कौन सा फोर्स लगता है, रस्सी के अंदर टेंशन, ये आगे जा रहा है तो ये आगे जाएगा नीचे की तरफ, तो लेंथ को ये इंक्रीज करना चाहेगा, तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि अपनी लेंथ को छोटा कर सके। ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एंगल कितना है, ये है थीटा, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। इसका क्या बनाओ, FBD। क्या बनाओ भाई, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई हम। सबसे पहले ये रहा आप लोगों के सामने M1, धरती माता ने कितना फोर्स लगाया, M1G, ऊपर क्या लगा, नॉर्मल N1। ठीक है, बहुत बढ़िया। रस्सी में क्या है, टेंशन है T। ठीक है भाई, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो यहां पर हम जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक इधर आ जाएगा, दैट इज द M1G साइन थीटा। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये हमारे पास आया M1G कोस थीटा, M1G कोस थीटा। ठीक है भाई, कितने एक्सेलरेशन से, एक एक्सेलरेशन से, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे, कंस्टेंट मोशन से। ये बात आ रही है सामने। ये M2 ऑब्जेक्ट है, M2 ऑब्जेक्ट पर हम देखेंगे तो एक फोर्स ये लगेगा, धरती माता लगाएगी M2G, और एक ये लगेगा नॉर्मल N2। ठीक है, रस्सी के अंदर टेंशन किधर है, इधर है T हमारे पास, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब M2G के भी दो कंपोनेंट हो रहे हैं, तो कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये बना, एक ये बना, तो ये कितना बना, M2G कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना बना, M2G साइन थीटा। ठीक है, अब ये भी कितने, सेम एक्सेलरेशन से, कंस्टेंट मोशन से हम ये बात बोल रहे कि दोनों सेम एक्सेलरेशन जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं भाई। अब ये M1 क्या ऊपर उड़ रहा है, नहीं, कहीं नीचे जा रहा है, नहीं, जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे। तो M1 किसके बराबर आया, M1G कोस थीटा, ये आया भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, ये नीचे की तरफ जा रहा है,
ठीक है, तो नीचे जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा हटाएंगे, m1g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू में a, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस पे ले लेते हैं, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, तो n2 किसके बराबर आ गया हमारे पास, m2g कोस थीटा के बराबर आ गया। अभी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यानी t प्लस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू में a, इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास आई 3 और ये कितनी आ गई 4। इक्वेशन 3, 2 और 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है, 2 और 4 इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो m1g साइन थीटा, ठीक है, माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू में a, ठीक है, हमारे पास आ गया t प्लस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू में a, इनको क्या कर दिया, ऐड, ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, m1 प्लस m2, कॉमन क्या आ गया, g साइन थीटा, यहां पर भी हमारे पास m1 प्लस m2, कॉमन क्या आ गया, a, तो ये से ये कट गया, a किसके बराबर आ गया, g साइन थीटा के बराबर आ गया। दैट इज द एक्सेलेरेशन, ये हमारे पास क्या आया, एक्सेलेरेशन आया, ठीक है। तो यहां पर भी एक और बात निकल कर आ रही है, वो क्या आ रही है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, ये दोनों के दोनों सेम एक्सेलेरेशन से नीचे आए हैं, ये दोनों के दोनों कितने से नीचे आ रहे हैं, सेम एक्सेलेरेशन से, और टेंशन क्या है इसके अंदर, 0, यानी ये दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर टेंशन फोर्स कितना आया है, 0। ये दोनों सेम एक्सेलेरेशन यानी a इज इक्वल टू जी साइन थीटा से नीचे आए हैं, लेकिन टेंशन फोर्स कितना है, 0, यानी ये साथ साथ चल रही है, रस्सी में किसी प्रकार को कोई खिंचाव नहीं आएगा। ये फ्री फॉल वाली कंडीशन बन गई, जो मैं आपको बैग को ले हुए बैठा हूं, जब मैं धरती पे खड़ा हूं बैग को लेके, तो मेरे को क्या फील हो रहा है, बैग का वेट फील हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिप मेरे शोल्डर पे है, स्ट्रिप के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है, स्ट्रिप के अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है जो मेरे शोल्डर पे। लेकिन जैसे ही उसको किसी हाइट से कूदता हूं लेकर, तो बैक का वेट मेरे को फील ही नहीं होता, क्योंकि हम दोनों सेम एक्सेलरेशन से आ रहे हैं। तो जो स्ट्रिप है बैक की, उस स्ट्रिप के अंदर कोई टेंशन फोर्स आएगा ही नहीं, तो बैक की स्ट्रिप के अंदर टेंशन फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि हम दोनों सेम एक्सेलरेशन। वही कहानी यहां पर है, ये भी एक तरीके से फ्री फॉल टाइप का केस बन रहा है, ठीक है। कैसा केस बन रहा है, फ्री फॉल टाइप का केस बन रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गए। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो थोड़ा पुली के बारे में, पुली प्रॉब्लम हम थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। पुली प्रॉब्लम अभी हम क्या करेंगे, पुली प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पुली पर बेस देखने को मिलेंगी, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम स्टेप वाइज सीखते हुए चलेंगे, ताकि अच्छे क्वेश्चन पर जब हम पहुंचे तो उनको कर पाए। अगला हमारा क्या है, पुली प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम पुली की प्रॉब्लम के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो पुली प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई, पुली हम यहां पर जो ले रहे हैं वो कैसी है, वो मासलेस है। वो कैसी पुली है, हम कैसी पुली ले रहे हैं, इस पुली को हम मासलेस ले रहे हैं। मतलब आइडियल केस है, पुली कभी मासलेस नहीं होती, लेकिन हम यहां मान के चल रहे हैं पुली कैसी है, मासलेस है। दूसरी पुली हमारे पास कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। पुली हमने ऐसी ली है कि वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो इस पुली पर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। पहले पुली का सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, और इसको अपन सोल्व करते हैं। तो पहले आपके सामने ये रहा, ठीक है भाई, ये रहा हमारे पास बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जो बचपन से करते आए हैं आप, ठीक है, बचपन से आप करते आए हैं, ठीक है भाई। ये रहा हमारे पास, ये रही एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है m1, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास है m2, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रखा है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 का मास क्या है, ज्यादा है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। m1 में एक्सेलरेशन क्या होगी, m2 मास के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, पहला। दूसरा आपको क्या निकालना है, टेंशन फोर्स। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन द रोप, ठीक है। जो रोप हम यहां ले रहे हैं ना, ये जो रोप है हमारे पास, ये भी एक स्पेशल टाइप की है, ये इन एक्सटेंसिबल है,
यानी इस रोप की लेंथ नहीं बढ़ सकती, इसको खींचने पर रबड़ की तरह नहीं है। रबड़ को जब खींचते लेंथ बढ़ जाती है ना तो वो सिस्टम बदल जाता है। ये ऐसी रोप है जिसकी लेंथ बिल्कुल नहीं बदलती, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है ना। दूसरा रोप जो हम ले रहे हैं मासलेस ले रहे हैं। अभी हम सिंपल केसेस पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम डिफिकल्ट लेवल को इंक्रीज करेंगे ना। अभी पहले ही ले लेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सीढ़ी दर सीढ़ी अपन चलते चलेंगे, ठीक है। बस मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, पूरी जर्नी आपको आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रोप है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, क्या अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखो, m2 का मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, सिंपल सी बात। और ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कितने से a2 एक्सेलरेशन से जाएगा और ये कितने से जाएगा, a1 से जाएगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालते हैं। तो हम जरा एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाले, क्या हम क्या लगाएंगे, डॉट मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट मेथड। तो डॉट मेथड लगाओ, पूरी रस्सी लो, रस्सी ले लिया, जहां कॉन्टैक्ट है वो लो, ये कॉन्टैक्ट, यहां पर एक कॉन्टैक्ट, यहां पर एक कॉन्टैक्ट, यहां पर एक कॉन्टैक्ट। ये नीचे जा रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या आएगा, a2। ये पुली क्या है, रेस्ट पर, ये पॉइंट क्या है, रेस्ट पर, तो क्या आएगा, 0। ये वाला पॉइंट क्या है, रेस्ट पर, तो क्या आएगा, 0। ये वाला जो पॉइंट है ऊपर जा रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो -a1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो a1 किसके बराबर आ गया, a2। यानी दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो दोनों हमारे पास किससे जा रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन, यानी a से जाएंगे। वो सेम एक्सेलरेशन a मान लिया, यानी ये भी a से जा रहा है और हमारे पास ये भी a से जा रहा है, ठीक है। अब इस पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगा दो। भाई रस्सी है, धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, नीचे m2g, ऊपर रस्सी में क्या आएगा, टेंशन टी, इधर क्या आएगा, रस्सी में टेंशन टी, इधर क्या आएगा, रस्सी में टेंशन टी, इधर रस्सी में क्या आएगा, टेंशन टी, नीचे क्या लगा, m1g। अब क्या बनाओ, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, ठीक है। तो ये लो भाई, ये हमारे पास है m1, धरती माता ने फोर्स लगाया m1g, ऊपर लगा टेंशन t, ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। ये हमारे पास है m2, धरती माता ने फोर्स लगाया m2g, ऊपर चला t से, एक्सेलरेशन कितना a है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे जा रहा है तो क्या लिखूंगा, m2g माइनस टी किसके बराबर, m2 इंटू में a। ये लो भाई, ये ऊपर जा रहा है तो यानी t माइनस m1g, जो बड़ा होगा बड़े में से क्या घटाएंगे, छोटे वाले को घटाएंगे। तो ये किसके बराबर आ गया, m1a। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। जब पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे, टी m1g बराबर m1a, और ये हमारे पास कितना आ गया, m2g माइनस टी बराबर m2a, ठीक है भाई। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, ये से ये कट गया, m2 माइनस m1 इंटू में g, ये आ गया m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू में a। एक्सेलरेशन निकालनी है, a कितनी आ गई, ये आ गई m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और ये किसके बराबर, g के बराबर, यानी g एक्सेलरेशन से ये हमारे पास मूव करेगा। यानी m2 ऑब्जेक्ट g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और m1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस a एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। अब हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालना है कि भाई इस रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगी। फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है भाई, हम लिखेंगे t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू में m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो t इज इक्वल टू, उठकर इधर आ गया, हमारे पास क्या आ गया, m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर g, ठीक है, ये आ गया m1 प्लस m2 प्लस में m1g। क्लियर है ना भाई, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। मैंने क्या किया, m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, g से मल्टीप्लाई, m1 m2 g, फिर ये m1 m1, ये m1 का स्क्वायर g, ये आ गया, ठीक है। तो t हमारे पास कितना आ गया, यहां से ये आ गया m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g, और यहां पर जब आप इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 स्क्वायर g प्लस हमारे पास m1 m2 g। तो हमारे पास ये कट गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू में g। इतना रस्सी में टेंशन होगा। अरे भाई इतना होगा, m1 है ना, और हमने g से ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, m2 माइनस m1, क्या आ गया, दैट इज द टेंशन इन द रो। रस्सी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई वो हमारे पास ये आई। क्लियर है, क्लियर है भाई, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज कर देते हैं। ये लो भाई, ये हमारे पास पुली थी, ठीक है, ये हमारे पास पुली थी, इस पुली पर से एक रस्सी जा रही है ऐसे, और एक रस्सी जा रही है ऐसे, और यहां पर एक और पुली अटैच है, ठीक है, इस पुली से एक रस्सी जा रही है ऐसे, ये चल दी भाई, और एक रस्सी जा रही है ऐसे, और ये क्या है, ग्राउंडेड, ठीक है भाई। इसका जो मास है हमारे पास, इसका मास ले लिया हमने 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, कितना ले लिया इसका, चलो इसका हम ले लेते हैं 40 किलोग्राम, 40 केजी, ठीक है भाई। इसका हमने मास कितना ले लिया, 10 किलोग्राम, ठीक है, कितना ले लिया, 10 किलोग्राम, है ना। तो आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है, ठीक है, कि भाई क्या क्या निकालना है, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन ऑफ 10 केजी और एक्सेलेरेशन ऑफ 40 केजी ब्लॉक। जो 10 केजी और 40 केजी ब्लॉक है उनका एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है भाई, है ना। अब मैं मान लेता हूं कि इसका मास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, एक तरीके से कंपेयर करें तो मैं मान लेता हूं कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, हमने ऐसा माना। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम नीचे जा रहा है, ठीक है ना। हम कंसीडर कुछ भी कर सकते हैं। तो जब इन दोनों के मास को देख रहा हूं तो मेरे को आइडिया लग रहा है, चलो उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, फिर ज्यादा और आसान हो जाएगा। उल्टा ले लो, ये मास ले लो आप 10 किलोग्राम और ये ले लो 40। अब आपको थोड़ा देखने की आदत, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, ठीक है। ये हमने ले लिया, अब ध्यान से देखना, 40 केजी नीचे की तरफ, यानी 40 केजी मास है, ठीक है, तो इसमें वेट ज्यादा है, इसके कंपेयर में मान लेते हैं कि नीचे जा रहा है। तो ये नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, मान लेते हैं कि A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि पुली ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो ये कितने एक्सेलरेशन जाएगा, A2 से जाएगा, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालो, पहला काम। तो बाकी तो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट के रिलेशन के बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकलेगा एक्सेलरेशन के बीच में। तो आप क्या लो, व्हाइट रोप लो। पहले हमने कौन सी ली, व्हाइट रोप, ठीक है। व्हाइट रोप पे क्या लगा है, डॉट मेथड। क्या लगा रहे हैं, डॉट मेथड। डॉट मेथड हमारे बहुत काम की चीज है, चीजों को आसान कर देता है। तो डॉट बना दो, एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट ये और एक डॉट ये हमारे पास, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये कितने से जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये वीपी, यानी वेलो एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली हमें नहीं पता भाई, इसमें भी तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, पुली का आएगा, तो ठीक है। तो डॉट मेथड लगाओ, ये नीचे जा रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो A1 पॉजिटिव, ये क्या है, रेस्ट पर, तो फिर 0, ये वाला क्या है, रेस्ट पर, डॉट 0। अब देखो ये अगर ये नीचे जाएगा तो ये किधर जा रहा है, ऊपर, तो लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो -AP इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास AP किसके बराबर आ गया, A1, यानी जो ये पुली है कितनी एक्सेलरेशन जाएगी, A1 से, जितने से ये नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगी पुली, यानी हमारे पास ये बात आगे निकल के। अब हम ले लेते हैं येलो रोप, ठीक है, कौन सी, येलो रोप, ठीक है भाई, येलो रोप ले लेते हैं। क्या लगाएंगे, डॉट मेथड। क्या लगाएंगे भाई, डॉट मेथड, तो डॉट मेथड लगा देते हैं। तो ये रहा भाई, एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, ठीक है। ये किधर जा रहा है, ऊपर, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, -A2। लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज। ये किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज, +AP। फिर अगला भी +AP, वो भी लेंथ को इंक्रीज करेगा, देखो ये भी ऊपर जा रहा है। ये क्या है, रेस्ट पर है ना, ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ AP, 2 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल टू A2। अरे ये रहा AP, ये उठकर उधर चला गया, माइनस का है, ठीक है, ये लेंथ को घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो वो प्लस हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो AP किसके बराबर है, A1 के बराबर है, A1 के बराबर। तो A2 किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A1, ये आ गया एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका करते चले जाएंगे भाई। धरती माता कितना फोर्स लगाएगी यहाँ पर, 40G। ऊपर रस्सी में क्या आएगा, टेंशन T, रस्सी में क्या है, टेंशन T, रस्सी में क्या है, टेंशन T, रस्सी में क्या है, टेंशन T, ठीक है, क्लियर है ना भाई। यहां पर अब इसका लो, इस पे कितना फोर्स लगा, 10G। ऊपर रस्सी में, ये अलग रस्सी है तो टेंशन T डैश, यहां पर भी टेंशन T डैश, यहां पर भी टेंशन T डैश और यहां पर भी टेंशन T डैश, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले 40 किलोग्राम का क्या बनाएंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD फ्री बॉडी। तो ये लो भाई 40 kg, ये हमारे पास क्या है 40 kg, तो कितना लगा नीचे 40G,
ऊपर क्या लगा हमारे पास T1, नीचे कितना एक्सेलरेशन आया हमारे पास, बताओ भाई A1, A1 से आ रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रहा, कितना है 10 किलोग्राम, धरती माता कितना लगा रही है 10 g, ऊपर कितना लग रहा है T डैश, कितने एक्सेलरेशन जा रहा है A2, ये रहा हमारा A2 से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इनकी इक्वेशन लिखो, तो ये नीचे जा रहा है तो ये बड़ा होगा, यानी 40g माइनस टी इज इक्वल टू 40 इंटू में A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको देखो, ये हमारे पास किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यानी टी डैश बड़ा है, तो टी डैश माइनस 10g इज इक्वल टू A2, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशंस आ गई, ठीक है। इक्वेशन पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। हमारे पास वेरिएबल कितना है, A1, A2, T और T डैश। वेरिएबल है हमारे पास चार, A1, A2, T और T डैश। इक्वेशन कितनी है, तीन, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तभी तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो अब हम किसका बनाएं, अब हम ये जो पुली है इसका FBD बना रहे, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, पुली का, है ना। पुली का हम क्या बना रहे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पुली का हमने क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। इधर क्या है T डैश, इधर क्या है T डैश, ऊपर की तरफ क्या था T, और पुली कैसी है, ये मासलेस है। स्टार्टिंग में ले ली थी पुली, कैसी है, मासलेस। अच्छा पुली जा किधर रही है, इस पुली की बात करें तो ऊपर की तरफ जा रही है, कितने से जा रही है भाई, A1 एक्सेलरेशन से। अरे पुली के अंदर एक्सेलरेशन कितना है, A1, है ना, AP यानी A1 के बराबर। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या लिखेंगे, T माइनस 2T डैश। अरे जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, नीचे कितना है, ये मास कितना है 0, और एक्सेलरेशन कितना है AP। तो हमारे पास T माइनस 2T डैश किसके बराबर आ गया, 0। तो T किसके बराबर आ गया, 2T डैश के बराबर आ गया। ये आ गया एक और इक्वेशन नंबर 4, चार वेरिएबल, चार इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में रख दूंगा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, 2 के अंदर रखूंगा। तो कितना आया, 40g माइनस 2t इज इक्वल टू 2t डैश, 2t डैश इज इक्वल टू 40a1, यही है देखो, 40g माइनस 2t डैश इज इक्वल टू 40a1, ठीक है। 2 से कर दो, 20g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 20a1, ये आ गया, क्लियर है। अब देखो ये रहा हमारे पास, ये रहा एक इक्वेशन, कौन सी है, ये रही टी डैश वाली। तो टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश इज इक्वल टी जेड, टी डैश माइनस 10g इज इक्वल टू 10a2, ये आ गया हमारे पास टी डैश। सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दूंगा, सेकेंड इक्वेशन टी डैश माइनस 10g इज इक्वल टू, ये आएगा 10, इसको ठीक कर लो भाई, 10a2 मास, इसका मास, मास इंटू एक्सेलरेशन 10a2, ठीक है। चलो ये मान लो इक्वेशन नंबर हमने कितना नाम दे दिया था, 4, ये आ गया 5, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ को हम ऐड करेंगे, तो ये आया 20g माइनस टी डैश 20 इंटू में A1, ये हमारे पास आया टी डैश माइनस 10g 10 इंटू में A2, इसको ऐड करेंगे, ये से ये कट गया, ये आ गया 10g, ये हमारे पास आ गया 30, सॉरी ये हमारे पास आ गया 20a1 10a2, ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई इसको हमने नाम दे दिया 6। इस इक्वेशन 6 में एक्सेलरेशन निकालनी है ना, और हमारे पास क्या इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन 6 के अंदर हम इसको रख रहे हैं। तो आ गया हमारे पास 10g इज इक्वल टू 20a1 प्लस 10a2, कितना है 2a1, a2 की वैल्यू कितनी है 2a1, तो ये कितना आ गया 10g 20a1 प्लस 20a1, तो ये आ गया 10g 20 कितना आ गया 40a1, ठीक है। तो हमारे पास ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी आ गई, g/4, ये आ गई g/4, ठीक है। g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो a1 इतने जाएगा, और a2 कितना है, a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1, तो a2 की वैल्यू आ गई g/2, ये लो भाई। दोनों वैल्यू कैसे आई है, पॉजिटिव, यानी जो डायरेक्शन हमने मानी है सही मानी है। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि 40 किलोग्राम नीचे जा रहा है, 10 kg ऊपर जा रहा है।
अगर इनकी डायरेक्शन में उल्टी ले लेता, रिवर्स ले लेता, तो साइन आ जाता नेगेटिव। जब भी एक्सेलेरेशन में इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए, इसको स्टार बना के लिखो। जब भी मान लो ये एक्सेलेरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, मान लो A2 की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। अगर A2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ना, तो इसका मतलब जो A2 की डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत मानी है। जो ये A2 ऑब्जेक्ट है ये नीचे जा रहा है, ये भी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर A2 की नेगेटिव आ जाती, एक्चुअल में किधर जा रहा है, नीचे। हमने जो डायरेक्शन मानी वो गलत मानी, हकीकत में किधर जा रहा है, नीचे। ठीक है, लेकिन हमारे पास कैसी आई है, पॉजिटिव। तो यानी जो डायरेक्शन हमने कंसीडर की यहाँ पर वो ठीक की है। ठीक है, कई बार नेगेटिव साइन आ जाता है तो आप उसका मतलब यहाँ पर ये निकालिएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये एक न्यूमेरिकल हमने ये किया। ठीक है ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, गुरुदेव कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे भाई, है ना। तो ये पुली प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, अच्छा एक पुली प्रॉब्लम और कर लेते हैं, एक पुली प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ठीक है भाई, शाबाश। देखिएगा हमारे पास, मान लो ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास ये रहा भाई। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रहा ब्लॉक। मास कितना है, 2 किलोग्राम। ठीक है भाई, यहां पर एक रस्सी। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक पुली। ठीक है, ये ज्यादा दूर बना दिया, पहले रस्सी लो। ऐसे है हमारे पास, ये रही एक पुली। ठीक है, ऐसे, और यहां पर एक पुली, यहां पर एक पुली, इससे एक और ऑब्जेक्ट। कितना है मास, इसका ले लेते हैं 20 किलोग्राम, 20 kg। ठीक है, कितना मास है, 20 kg। तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम। 2 kg का एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम का एक्सेलरेशन बताओ। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो क्या हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बताओ भाई, क्या हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, बड़ा ही आसान सा है। क्या ही करना है, फिर से भाई जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लगाने। ऑल सरफेसेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ये सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस, पहले बोल दिया गया, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस लेके अपन काम कर रहे हैं। धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, 2G। सरफेस के साथ क्या है, कॉन्टेक्ट में नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, N1। रस्सी में क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, एक रस्सी में, अब इसकी बात कर लेते हैं, चलो पहले इसका इस पे लगा देते हैं। कितना लगेगा, 20G। ऊपर रस्सी में टेंशन T, यहाँ पर रस्सी में टेंशन T डैश मान लेते, T डैश। ठीक है, T आया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये नीचे जाएगी तो यहाँ पर रस्सी में क्या आएगा, टेंशन T। यहाँ पर रस्सी में टेंशन T, यहाँ पर रस्सी में टेंशन T, और यहाँ पर रस्सी में टेंशन T, और यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T। रस्सी के अंदर सेम टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन T। ठीक है भाई, ये आ गया। ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा हमें नहीं पता भाई, 2 किलोग्राम है तो A1। ये कितने से नीचे जाएगा नहीं पता, ये कितने जाएगा, A2। अरे भाई 20 किलोग्राम है, ये नीचे जाएगा, ये पुली नीचे जाएगी तो ऑब्जेक्ट उधर, ये इधर को जाएगा, ये इधर जाएगा, दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है। ठीक है ना भाई, ये तो नीचे जाएगा, 20 किलोग्राम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा। ठीक है, रेड कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये टेंशन हमने क्या मानी है, T डैश मानी, T डैश। ठीक है, क्लियर है। और A2 से ही नीचे जा रहा है, तो क्या बनाएंगे सबसे पहले, FBD, फ्री बॉडी। पहले तो रिलेशन निकालो, डॉट मेथड लगा के, डॉट मेथड लगा के रिलेशन निकालो। तो सबसे पहले डॉट मेथड जो लगा रहे हैं वो व्हाइट रोप पे लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, व्हाइट रोप पे। ठीक है भाई, व्हाइट रोप पे लगाओ डॉट मेथड। ठीक है, ये कितने जा रहा है, A2 से, ये कितने जाएगा भाई, ये पुली है, एक्सेलरेशन। मान लेते हैं ये भी नीचे जाएगा भाई, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा ना, तो ये हमारे नीचे जा रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो क्या लिखूंगा, 80। ये लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज, माइनस AP, किसके बराबर आ गया, 0। तो A2 किसके बराबर आ गया, AP। यानी जो पुली है वो कितने एक्सेलरेशन जाएगी, इतने से। अब हम पिंक रोप जो है उस पर लगा देंगे डॉट मेथड। क्या लगाएंगे, दूसरा डॉट मेथड, किस पर लगाएंगे, पिंक रोप पर। जो हमारे पास ये पिंक रोप है इस पर हम क्या लगाएंगे, डॉट मेथड लगाएंगे भाई, शाबाश। अब इस पर लगाओ, क्या हम इस पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सा है। लगाओ भाई, जहां जहां कनेक्टेड है एक डॉट,
एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट एक डॉट। सबसे पहले इस डॉट को देखो, ये इधर जा रहा है, लेंथ को क्या कर रहा है, छोटी कर रहा है, इन दो के बीच में रिड्यूस कर रहा है। तो इसका कितना है ब्लॉक का, A1, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ A1। फिर अगला जीरो, अगला जीरो, क्यों, अरे भाई अब इस डॉट को देखो, ये तो यही है, रेस्ट पर है, ना तो ये लेंथ को इंक्रीज करा ना डिक्रीज, ये तो जीरो, ये डॉट भी क्या है, रेस्ट पर है। अब इसको देखो, ये किधर जा रहा है, नीचे, लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज, प्लस AP, प्लस AP, अगला भी प्लस AP, अगला देख लो भाई, ये डॉट नीचे जा रहा है ना, ये इस पुली के साथ अटैच है, पुली नीचे जा रही, तो कितने से, AP से, प्लस AP, दो AP आ गए। फिर अगला लो, ये किस पे है, रेस्ट पर, ये भी किस पे है, रेस्ट पर, अगला भी क्या है, रेस्ट पर, तीनों रेस्ट पर, ना लेंथ इंक्रीज करे ना डिक्रीज, ये किसके बराबर आ गया, जीरो। तो हमारे पास 2AP किसके बराबर आ गया, A1 के बराबर आ गया। पानी पी लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं, गला सूख गया एकदम ही। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2AP। बहुत बढ़िया भाई, आ गया। अब अपने को करना क्या है भाई, इक्वेशंस आ गए, AP किसके बराबर है, A2 के बराबर है, तो 2A2 इजिकल टू A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बनाएंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, यहां बनाते हैं FBD। तो सबसे पहले हमने ले लिया 20 किलोग्राम, ठीक है, 20G, टेंशन T डैश, कितना एक्सेलेरेशन A2। फिर हमने ले लिया 2 किलोग्राम, इधर टेंशन T, कितना एक्सेलेरेशन A1, ये रहा, ये रहा, और भी इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है 2G, और एक इधर लग रहा है हमारे पास, एक इधर लग रहा है 2G, और एक इधर लग रहा है N1, किधर, इतना एक्सेलेरेशन किधर है, A1। FBD, ये 2 kg किलोग्राम के हवा में उड़ सकता है, नहीं क्या नीचे जा सकता है, नहीं, तो जितना फोर्स ऊपर है उतना ही नीचे, तो N1 किसके बराबर आ गया, 2G के बराबर, यानी 20, G की वैल्यू 10 ले ली हमने, N1 की वैल्यू आ गई। दूसरा, ये इधर जा रहा है, इधर एक फोर्स है T, तो T इजिकल टू 2 इंटू में A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें लो, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो भाई हमारे पास मास कितना है, 20 किलोग्राम, तो क्या लिखेंगे, 20G माइनस T डैश, क्योंकि ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, T डैश, यहाँ पर कितना है 20A2। वेरिएबल देखो कितनी है, T डैश A1 T A2, चार वेरिएबल, इक्वेशन कितनी है, 3। अब चौथी इक्वेशन चाहिए, तो हम पुली का FBD बनाएंगे। यहाँ FBD किसका बनाएंगे हम, पुली का, पुली ले ली भाई, ये पुली ऊपर, सॉरी, ये पुली हमारे पास नीचे है T डैश, इधर एक टेंशन T और इधर एक टेंशन T, और पुली कैसी है, मासलेस, तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ भाई, नीचे जा रही है ना पुली AP से, AP से, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलेरेशन बताओ, पुली के लिए हम क्या लिखेंगे, T डैश माइनस 2T इज इक्वल टू 0 इंटू में AP, तो आ गया T डैश माइनस 2T बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गया T डैश किसके बराबर आ गया, यहाँ से, तो ये आ गया T डैश माइनस 2T बराबर 0, तो ये आ गया हमारे पास T डैश इज इक्वल टू 2T, T डैश इज इक्वल टू 2T, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, और इसको दे दिया 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 2, यहां कर देते हैं, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 2, तो कितना आ गया, 20G माइनस 2T इज इक्वल टू 20A2, तो 2 से कट जाएगा सब तरफ, 10G माइनस T इज इक्वल टू 10G आ गया हमारे पास, 10G माइनस T इज इक्वल टू 10A2, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 5। अब मैंने क्या किया, A1 की वैल्यू यहां रख दी, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो T किसके बराबर आ गया, 2A2, यानी 4
A2, इक्वेशन नंबर आ गया 6। अब नाउ एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे। नाउ नाउ एडिंग नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को हम क्या कर देंगे, ऐड। जब हम 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a2, और ये आ गया t इज इक्वल टू 4a2। तो इनको कर दो ऐड, t इज इक्वल टू 4a2, 10g माइनस टी इज इक्वल टू 10a2, इसको कर दिया ऐड, तो ये से ये कट गया, तो 10g क्या गया 14a2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 10g बाई 14, 10g बाई 14, A2 एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, ये एक्सेलरेशन आया। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल देता हूं तुमको करने के लिए, HW का करके लेके आना, हो जाएंगे तुमसे। SC वर्मा में भी ये न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, करना हो जाएंगे, है ना। ये सरफेस है, ये एंगल है थीटा, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है m1, ठीक है, और ठीक है एक ठीक है, ये रहा हमारे पास। ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रहा। इसका हमने मान लिया 20 किलोग्राम, 20 kg, और इसका मास हमने ले लिया 2 किलोग्राम, ऐसे ले लिया 2 kg, न्यूमेरिकल दे दिया। एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg, इसका निकालो, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, इसका निकालो, कितना आएगा। चलो 20 का ही निकाल लो, हो जाएगा, एक ही बात है, 20 का आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। ये लो भाई। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, क्लियर है। ये HW है, करके लेके आना, है ना। आज का सेशन इसी के साथ एंड करेंगे। बाकी मेरे को दो जो पॉइंट है वो और बताने थे। ठीक है, मेरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना था क्या होता है, मेरे को सूडो फोर्स बताना था, लेकिन अभी बता दूंगा तो फिर दोबारा से नेक्स्ट सेशन में बताना पड़ेगा, क्योंकि उस पर बिना एग्जाम्पल के वो समझ में नहीं आएगा। तो जब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, जब हम नेक्स्ट सेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद सूडो फोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इन्हीं से होने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कहां से चीजों को देख रहे हैं, क्या हम इंक्लाइन प्लेन से चीजों को देख रहे हैं, क्या हम ग्राउंड के रेफरेंस से चीजों को देख रहे हैं, कौन से रेफरेंस से हम चीजों को देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे समझो, कहां से हम चीजों को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मेरी वाइफ मेरे से नाराज हो गई, ठीक है भाई, वो कह रही भाई मैं जा रही हूँ अपने घर, मन में तो खुशी, चलो ठीक है भाई कोई नहीं, है ना। तो भाई रेलवे स्टेशन पे जाके खड़ी होगी बैग वैग लेके, मैं भी पीछे पीछे चल के, अब दिखाना तो पड़ता है भाई, प्रेम बहुत ज्यादा है, छोड़ के मत जाओ, है ना। अगर नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बहुत भारी, है ना। तो मनाना पड़ता ही है, तो हम भी पीछे पीछे रेलवे स्टेशन पे, वाइफ खड़ी है रेलवे स्टेशन पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं हूँ ऑब्जर्वर। तो मैं मेरी वाइफ को देख रहा हूँ, तो मेरी वाइफ मेरे को किस पे दिखाई दे रही है, रेस्ट पे। ट्रेन में जाके बैठ के ट्रेन चल दी, ठीक है भाई, ट्रेन चल दी। अब ट्रेन चल दी, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, कहाँ से, प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे को मेरी वाइफ कितने से, किसी न किसी एक्सेलरेशन से जाती हुई दिखाई देगी। मेरी वाइफ मेरे को किसी न किसी एक्सेलरेशन से जाती हुई दिखाई दे रही, मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ। अब भाई प्रेम जाग गया अंदर का, भाई वाइफ को नहीं जाने देना, कुछ भी हो जीवन में, प्रेम करते हैं उससे बहुत ज्यादा। तो भाई तुरंत शाहरुख खान की तरह हम भी ट्रेन में चढ़ लिए, और ट्रेन में चढ़ लिए, वाइफ के सामने वाली सीट पे बैठ गए। अब मेरे को वाइफ कहाँ दिखाई दे रही है, रेस्ट पर।
जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, स्टेशन पर खड़ा था, प्लेटफॉर्म पर था, तो मेरी वाइफ मेरे को किसी एक्सेलरेशन से चलती हुई दिखाई दी। जब मैं ट्रेन पर बैठ गया तो मेरी वाइफ मेरे को रेस्ट पर दिखाई दी। तो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम चीजों को देख कहां से रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अब आगे चल के जब भी हमें कोई अच्छे क्वेश्चन करने होंगे तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना होगा कि कौन सा फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, क्या ये इनर्शियल फ्रेम है, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्या ये रोटेटिंग फ्रेम है। अगर इनर्शियल फ्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी, जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही हो जाएगी। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है और नॉन इनर्शियल में भी रोटेटिंग फ्रेम है, तब हमें दो और फोर्सेस लगाने होते हैं। एक होता है कोरोलिसिस फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस इमेजिनरी फोर्स हैं। ये दोनों फोर्सेस हम लगाते हैं तभी हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा एक और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन वो रोटेटिंग नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। भाई वो एक स्टेट लाइन में मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो वहां पर एक और सूडो फोर्स लगाते हैं और उस सूडो फोर्स की सहायता से हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है, आगे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है पूरी मैकेनिक्स में चलने वाला है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स में हर जगह बार बार और हर बार ये आपके सामने मिलेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, तो प्रेजेंट रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वहां पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करेंगे, सूडो फोर्स की चर्चा करेंगे और फिर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सारा का सारा खेल हम जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते चले जाएंगे उतना ही हम चीजों को सीखते हुए चले जाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को मेरे प्यारे बच्चों अलविदा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में प्रिपेयर होके आइएगा, आज के सेशन को अच्छे से पढ़ के आइएगा। और जिस बच्चे ने पहले के 2 सेशन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन 2 सेशन को जाकर देखें। तो उन 2 सेशन को जाकर देखें, फिर आज टोटल आपके पास 3 सेशन हो गए, इन तीनों को कवर करके नए सेशन में प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।